Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, welcome to a brand new series. मैं इस सीरीज में क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक्स को पॉलिटी के लिए ऑफ कोर्स दो पार्ट बुक्स है। वन इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज इस सीरीज में मैं आपको इसके लिए समराइज करना स्टार्ट करूंगा। हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th सारी एनसीईआरटी समराइज कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका बहुत मैसिव एडवांटेज मिल चुका है। आई हैव गॉट अ ह्यूज ह्यूज रिसेप्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन्ड रहे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहे आप सब लोग विद ऑल द एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 11। और ये ज़रूरी भी है कि आपको एनसीईआरटी लाइक द बैक ऑफ योर हैंड आए। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, एनसीईआरटी पढ़ाने का एक तरीका होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग इस सब्जेक्ट में अपने आप को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए एनसीईआरटी में से काम की चीज़ें कल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके लिए ये काम करके दे रहा हूँ बाय मेकिंग दी समरी वीडियोस ऑन अन अकेडमी। एंड अन अकेडमी का हमेशा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होता है दैट वी ट्राई टू गिव यू ऑल द पॉसिबल एडवांटेज जो आपको चाहिए विद रिलेशनशिप टू क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला एनसीईआरटी जो क्लास 12th की बुक है, उसको पेज बाय पेज मैं समराइज करूंगा। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो यहाँ से पढ़ लो और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये इन्हीं को देखते जाओ, क्योंकि मैं हर एक के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर करता जा रहा हूँ। नहीं है तो वैसे बड़ा सिंपल अवेलेबल है, इसके पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं एनसीईआरटी के। और या फिर आप बुक खरीद लीजिए, जैसे मर्जी साथ साथ में पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको करना कैसे, काम होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, समराइजेशन पूरी होनी चाहिए, एग्जाम क्रैक होनी चाहिए। इस एम से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज। आज उसका फर्स्ट पार्ट है। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। सेट लाइव वो कोड है जो आपने यूज करना है जब भी आप किसी भी प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब भी आप किसी भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, और इनफैक्ट मेरे ऑप्शनल PSIR का ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यूज द कोड सेट लाइव। आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी पार्ट ऑफ आवर प्लस क्लासेस गिविंग यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी मुझे खबर आती है, कोई भी मुझे चीज़ ऐसी लगती है कि ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है, मैं इसी पे शेयर करता हूँ। इसी के साथ कोई नया टॉपिक आया जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रिवाइज कर लो, या फिर मुझे अपने कोर्स के बारे में भी सूचना देनी होती है, मैं इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। सो वी आर ऑन अन अकेडमी विच इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया with the best of the best educators from all over India on one platform। और यहाँ पर मैं सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड आवर प्लेटफॉर्म अगर तुम अपने आप को रियलिस्टिक चांस देना चाहते हो। एक ह्यूज 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 एंडीवर हमने आपके लिए किया है, आरंभ एंड एक्सपेडिशन बैचेस, विच इज यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए हमने बाइलिंगुअल एज वेल एज इंग्लिश में 24th नवंबर कैलेंडर को मार्क कर लो। 100% सिलेबस कवरेज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस, अन अकेडमी नोट्स जिसके सारे 20 बुक्स को, जिसमें माइंड मैप्स, टाइमलाइंस, चार्ट सब अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने केवल सेट लाइव SIDLIVE कोड यूज करना है एंड आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। गिव योर सेल्फ एन एज इन दिस एग्जाम। बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे सपनों के ख्यालों में, हैप्पीजेड प्रिपरेशन में मत करना। मेक श्योर दैट जॉइन दिस एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 2 साल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सो ये है आरंभ बैच। आप इन सब एजुकेटर्स को जानते हो, ये सब अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। 24th नवंबर को ये स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ रेफरल कोड याद रखना है, सेड लाइव एंड जॉइन अस। सिमिलरली इंग्लिश में एक्सपेडिशन बैच है एंड दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग ऑन 24th of November। डोंट मिस दिस पार्ट
एंड दीज आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। और सबसे मजेदार बात क्या है, अर्ली बर्ड ऑफर्स है। जो पहले 67,000 94,000 का था, वो रिस्पेक्टिवली अब 49,000 और 55,000 का कोर्स मिलेगा। यार पैसे बचा लो, मौके का फायदा उठा लो, और किस चीज का इंतजार करो, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। और अगर तुम्हारे पास मनी की भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपका साथ देगा। 0% EMI पे आपको लोन मिल जाएगा और आप अपनी एग्जाम की तैयारी करो। आज का वीडियो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी की इस बुक को खोल लो, और नहीं भी खोलने का दिल कर रहा है कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लो। मैं तुम्हें सब पेज बाय पेज पढ़ाऊंगा ताकि तुमको ये सब्जेक्ट एकदम समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है, राइट? सो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है, एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्पैक्ट नॉलेज दी होती है, और वो कॉम्पैक्ट नॉलेज में कुछ टॉपिक्स एक साल पहले पढ़ाया होगा, कुछ अगले साल पढ़ाने वाला होगा, कुछ सेवेंथ में होगा, कुछ एट्थ में होगा, कुछ नाइन्थ में होगा, कुछ टेंथ में होगा। एनसीईआरटी की खूबसूरती ही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि ये इंटरकनेक्टेड बुक है, तो इसलिए मैं मुबारक करूंगा पहले तो सारे एनसीईआरटी के जो ऑथर्स है या जो भी डिपार्टमेंट्स है जो लिखते हैं, बड़ी इंटरकनेक्टेड बुक लिखते हैं। लेकिन इंटरकनेक्शन हर एक के बस का नहीं होता, इसलिए उसको पढ़ने पढ़ाने वाला होना चाहिए। पढ़ने वाले को बहुत मजा आएगा। यार वो कांता की स्टोरी है ना, ओके, वो कौन से 6 या 7 की बुक में, वो कांता की स्टोरी कहाँ पे जाके डेमोक्रेसी से कनेक्ट हो जाती, ओके, वो कहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कॉम्बिनेशन की बुक हो जाती। लेकिन तब वो कांता जब पढ़ रहे होंगे तुम, वो एनसीईआरटी की वो लेवल को अभी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। इसलिए ये एक होल की तरह पढ़ना होता है, होल, WHOLE, ओके। सो ये होल की तरह पढ़ना होता है। तो द आइडिया इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो तुम चिंता मत करो, अगले आधे पौने घंटे में हम लोग एक एक चैप्टर को लेंगे और ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय दिस, और तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तो जो पहला चैप्टर है, ये है चैप्टर 1, कोल्ड वॉर एरा का। तो हम कीवर्ड्स के साथ खेलते चले जाएंगे, और कीवर्ड्स के साथ, तो हमारा कीवर्ड है कोल्ड वॉर, तो चैप्टर हमारा है कोल्ड वॉर। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये कोल्ड वॉर क्या होता है, पहले तो तुम मेरे सब पहले तो हर वर्ड पे थोड़ा गौर फरमाने की आदत डालो, ओके, कि जो वॉर वॉर होता है, ये कोल्ड वॉर क्या होता है। तो एक बड़ा फाइनेंसर मिले ना, फाइनेंसर था बर्नार्ड ब्रूच, उसने ये वर्ड यूज किया था, ओके, बड़ा फेमस हो गया। एक्चुअली ये कोल्ड वॉर बहुत पहले भी यूज हो रहा था, 1945 से पहले कोल्ड वॉर पहले भी यूज होता था, ओके। वो ऐसा एंशिएंट रेवल, ये सिविलाइजेशन वर्सेस दैट सिविलाइजेशन। लेकिन कोल्ड वॉर एक्चुअली फेमस हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत सूचना है ही। सो एक जगह पे थे एक्सेस पावर्स, या तो मेरे पर कंसंट्रेट कर लो या बुक पढ़ लो, ओके, दोनों एक साथ मत करना, ऑलराइट। तो पहले मेरी बात सुन लो, फिर बुक पढ़ लेना, या फिर बुक पढ़ने के बाद इस वीडियो को देख लेना। दोनों एक साथ करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो एक साइड पे बने एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स में जर्मनी था, जापान था, इटली था, ओके। और इनको हराना आसान नहीं था। जर्मनी एक टाइम की इतनी जबरदस्त मिलिट्री मशीन थी, उसको हराना इतना इजी तो था नहीं। जापान भी बड़ा स्ट्रांग था, इटली भी म्यूसोलिनी के अंडर स्ट्रांग हो गया था। तो बाकी सारे वर्ल्ड कंट्रीज ने, खासकर जो यूएस लेड वेस्टर्न पावर्स जो थे, और यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने एक अलायंस बनाया। अलायंस क्या बनाया, उसको बोला ग्रैंड अलायंस, ओके। इस पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ये अलायंस क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता। सो अलायंस आमतौर पे एक मिलिट्री ग्रुपिंग टुगेदर होता है, आमतौर पे स्ट्रैटेजिक होता है, आमतौर पे मिलिट्री होता है, इट कुड बी मिलिट्री और इकोनॉमिक। अलायंस होता है यूजुअली फॉर अ existing or a perceived threat to the security of one or more members of the alliance. So NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सुना तो बड़ा होगा तुमने, हाँ सर, नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, हाँ, तो नाम तो सुना होगा नेटो। नेटो एक अलायंस है, राइट। तो नेटो को डर लगता है, डर लगता है, हाँ, नेटो को डर था, थ्रेट था। नेटो क्यों बना, नेटो को इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको लगा था कि सोवियत आर्मीज जो ईस्टर्न यूरोप में स्टेशन है, कहीं एक दिन पता चले पूरा यूरोप ही ले गए, भैया रशियन से, ओके, ले गए तो ले गए। तो इस डर से, इस परसीव्ड थ्रेट से, इस परसीव थ्रेट से नेटो बनाया गया। बाद में सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अमेरिका के अलायंसेस थे, अमेरिकन लेड अलायंसेस थे।
तो उससे पहले एक ग्रैंड अलायंस था। ग्रैंड अलायंस क्यों था भाई? जर्मनी से डर लगता था, ओके, जापान से डर लगता था, इटली से डर लगता था, एक्सिस पावर से डर लगता था। तो उसमें ये अलायंसेस बने। एक साइड पे बना वो जो यूएस लेड थे, यूएस, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा, और जो ईस्टर्न साइड से आए होते तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इन लोगों ने मिले और इन्होंने इस थ्रेट को खत्म कर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर खत्म हो गया। तुम्हें ये फोटोग्राफ इसलिए बना के दिखाई, देखा एनसीईआरटी कितनी अच्छी फोटोज बनाती है। तो ये अमेरिकन की फोटोग्राफ दिखाया, मैं अमेरिकन का मैप है, और ये सोवियत का दिखाया बिकॉज ये सोवियत का मैप से। बताओ। तो पिक्चरों में भी समझ में आती है एनसीईआरटी। सो ये बहुत सारी मूवीज है। अमेरिकन सोल्जर्स रेजिंग द यूएस फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इवो जिमा, जापान की बड़ी बड़ी फेमस है। अगर तुम हॉलीवुड मूवी देखते हो, पिक्चर वैसे कम देखा करो, लेकिन फिर भी ओके, अगर देखते हो तो तुम्हें ये फोटोग्राफ बड़ी कॉमनली दिखाई देगी। एंड सिमिलरली ओके, ये राइक्सटैग पर खड़े हो गए थे जब रेड आर्मी पहुंच गई थी, ओके, जब जर्मन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग हो गया था। तो आइदर वेज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है ग्रैंड अलायंस। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और पकड़ के रखना, ये जो अलायंस है ये तब तक रहते हैं या इनका तब तक रेलेवेंस रहता है जब तक सामने वाले का थ्रेट हो। जब जर्मनी गायब, जापान गायब और इटली हार गया, हार गए, खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो इस ग्रैंड अलायंस की वैल्यू खत्म, इरेलीवेंट हो गया, काय को अलायंस बना के बैठने का। सो ये लोग का अलायंस टूटने का कगार आ गया। अब मजेदार बात यह कि दुख खत्म ही नहीं हुए। एक बार हमें लगा खत्म हो गए वॉर, ना जी। अब इस ग्रैंड अलायंस में दो पार्ट्स हो गए। एक वेस्टर्न अलायंस बन गया और वेस्ट लेड अलायंस हो गया, और एक सोवियत का ईस्टर्न अलायंस हो गया। ये लोग को बीच में भी एक दूसरे पे शक हो गया, ओके। इनको लगा यूएसएसआर एक्सपैंड करेगा, इनको लगा ये यूएसएसआर के एरिया में एक्सपैंड करेंगे। तो एक नया ही वॉर स्टार्ट हो गया, एक नया ही अलायंस स्टार्ट हो गया, जिसको अलायंस के जगह वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक बोला जाने लगा। अब जो इनके बीच में स्टोरी स्टार्ट हुई, ओके, इसको बोला जाने लगा कोल्ड वॉर। बर्नार्ड बरूच का जो स्टेटमेंट था वो कोल्ड वॉर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रेफर किया गया था। अब ये वॉर हो रहा था ये तो मुझे थोड़ा बहुत लग भी रहा है, लेकिन ये कोल्ड वॉर क्यों हो रहा था ये थोड़ी देर के बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, इसमें ना चर्चिल वगैरह इन लोगों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। चर्चिल इंग्लिश के बड़े अच्छे वर्ड्स यूज करता था। तो उसने एक ऐसा लाइन बोल दी, एक स्पीच दे दी उसने, एक बड़ी फेमस स्पीच दी। उस स्पीच का नाम था द आयरन कर्टन स्पीच। उसे बोला आयरन कर्टन, तो उसने बोला एन आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड ऑन द ईस्टर्न यूरोप। भाई एक तो वो वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज करता था ना कि आदमी इमोशनल हो जाता था कि अच्छा जी, कोई तो मेजर ही होने वाला होगा। हाँ, कोई ईस्टर्न, एक आयरन कर्टन हो गया, मतलब सोवियत यूनियन के इस साइड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ओपेसिटी है, वहां पे ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, स्टेट बड़ा डोमिनेंट हो गया है। और ये साइड पे क्या है, ये साइड पे लिबरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, फ्री वर्ल्ड है, ऐसे ये सब बातें होती है। बातों का क्या, ओके। सो इस तरह से दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक। और इनसे जो शुरू हुई कहानी, और जो कहानी चली 1991 तक। 1991 में क्या हुआ था, 1991 में यूएसएसआर अचानक डिसइंटीग्रेट हो गया। अचानक तो नहीं हुआ लेकिन हो गया, और हमेशा के लिए ये थ्रेट, द सो कॉल्ड ईस्टर्न ब्लॉक का थ्रेट खत्म हो गया। एंड दैट मार्क्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ऐसे पढ़ना होता है एक पेज। ये है एक पेज जो एनसीईआरटी का तुम्हारे सामने। अगला पेज पढ़ते हैं। जब भी तुम हथियार लेकर खड़े हो जाओगे ना, तो याद रखना अगर तुम्हारे पास हथियार होंगे ना, तो हथियार यूज करने का बहाना भी अपने आप ही भगवान दे देते। जब तुम इतना सब कुछ स्टार्ट करोगे, जब इतना तुम्हारा मूड खराब होगा, तो कोई ना कहीं जाकर तो यू आर गोइंग टू रब ईच अदर इन द रॉन्ग वे। तो थोड़ी बहुत स्टोरी समझने की कोशिश करते। तो स्टोरी समझने के लिए मैं अपना दिमाग तो लगाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़े से पेजेस आगे चले जाता हूँ। ये देखो, ये है एनसीईआरटी की कमाल की बात। देखो मजेदार बात क्या है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ओके, तो मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ओके, फिर थोड़ी देर के बाद वो चीज़ अचानक दिखने लग जाती। वो पहले नहीं दिख रही थी, अभी दिखने लग जाएगी। तो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ओके, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पहले पेज पे नहीं लिखा हुआ, वो तीसरे पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा बड़ा सॉलिड है। सो व्हाट इज द कोल्ड वॉर। अब देखो जो मैंने बताया था वही कहानी तुमको अचानक सेम लगने लगेगी। The end of the Second World War is a landmark in the contemporary world politics. 1945, the Allied forces led by US, Soviet Union,
Britain and France defeated the Axis powers, Germany, Italy and Japan, ending the Second World War. हो गया यहां तक? हाँ सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ा पूरा था. द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. इसमें बर्नार्ड बरूच का नाम नहीं लिखा बिकॉज ये एनसीईआरटी की बुक है. World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs in 1945. Critics of US decision to drop the US bombs have argued that US knew that Japan was about to surrender. It was unnecessary to drop the bombs. They suggest that US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that United States was supreme. तो वन अपमैनशिप शुरू हो गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं था. अब ये बाकी सब चीजें तुम्हें ये बात से समझ में आ रही होगी कि अल्टीमेटली ये एक साइड पर ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि यूएसएसआर लेड ब्लॉक और एक साइड पर वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में एक पावर गेम स्टार्ट हो गई थी. सो दो कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर्स बना के लिए डिक्लेयर कर चुकी थी. वन वॉज यूनाइटेड स्टेट्स, वन वॉज यूएसएसआर. इसी को बोलते हैं बाइपोलैरिटी. ओके, इसको बोला गया बाइपोलर वर्ल्ड. अब मजेदार बात फिर मैं बताऊं तुम्हें क्या. अभी मैं तुम्हें बाइपोलर वर्ल्ड यहाँ पे बता रहा हूं, फिर पूरे चैप्टर में मुझे बाइपोलर वर्ल्ड ना दिखेगा. ये मुझे दिखेगा सेकेंड चैप्टर के पहले पेज पे. तो सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी में आएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ऐसे पढ़ना होता है एनसीईआरटी. तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने से पहले तुम्हें एक गुरु की जरूरत होती है. गुरु कौन होता है? गुरु होता है जो रोशनी दिखाता है. रोशनी कौन दिखाता है? रोशनी वो दिखाता है जिसने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हो. तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये चैप्टर ना, ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा. ये देखो मैं ऐसे आगे जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ. ये नेक्स्ट चैप्टर है. तो नेक्स्ट चैप्टर में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है. अब जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेगा वो बेहोश हो जाएगा कि भैया यहां पर बाइपोलैरिटी है. बाइपोलैरिटी वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. तो बाइपोलैरिटी को समझाया इधर जा रहा है, वर्ड वहां पे जा रहा है. And that is the entire situation. That is, so NCERT is amongst the most awesome book written. मेरे ख्याल से NCERT is one stop destination for everyone. मैं फिर एक और बार at the cost of repetition मुबारक करना चाहूंगा NCERT को. क्या बुक लिखी. सो ऑसम बुक ऑन दिस पार्ट. अब मैं तुम्हें थोड़ी बहुत यहाँ पर कहानियां सुना देता हूँ. ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन. ये भी मैं क्यों सुनाऊं, जब एनसीईआरटी लिखी है तो मैं उनके साथ ही सुना देता हूँ. सो 1947 में ये कहानी स्टार्ट करते हैं. तो मैं तुम्हें एक बार क्विकली बता देता हूँ, फिर हम लोग इस स्टोरी पे वापस आ जाएंगे. तो एक एक चीज को समझाते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्ट्राइन अबाउट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म. तो मैं जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें ये बड़े कॉमनली बताता हूँ. इसको 1947 में एक नई थ्योरी स्टार्ट हुई. कोई भी वॉर होता है ना बेटा, कोई भी सिचुएशन स्टार्ट होती है, आपको कोई भी वॉर करना है तो मुद्दे होते हैं. okay, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एजेंडा होता है. जैसे अमेरिकन हमेशा जानबूझ के जब भी वॉर करेंगे तो वो लिबर्टी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे ऐसा करेंगे. तो ये जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ये केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, ये केवल एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिक कॉन्फ्लिक्ट था. ये एक विचारधारा का आइडियोलॉजिकल वॉर था. वेस्ट की तरफ से, यूएस की तरफ से बोला जाता है अरे कम्युनिज्म को रोक लो बाबा, कम्युनिज्म बहुत डेंजरस है. ओके, और ईस्ट बोलते थे ये जो कैपिटलिस्ट है ना, ये विलेन है, ये सारे ग्रीडी लोग हैं. ओके, तो ये एक तरह से वेस्ट कम्युनिज्म पे अटैक करता था और सोवियट्स कैपिटलिज्म को अटैक करते थे. तो अब मुद्दा क्या बनाया जाए. अब ऐसा बोलना कि यार वेस्ट ईस्ट के अगेंस्ट अटैक कर रहा है या ईस्ट वेस्ट को लड़ रहा है, ये अच्छा भी नहीं लगता. सो पॉलिटिशियंस ने एक वर्ड यूज किया, ट्रूमैन ने, हैरी ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. उसने एक नया वर्ड यूज किया. उसने बोला स्टॉप कम्युनिज्म. ऐसे करके आया स्टॉप कम्युनिज्म. बहुत सारे ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हुए, स्टॉप कम्युनिज्म, इट इज एवरी वंस वॉर, ऐसे करके आने लगा. इट इज कि भैया तुम्हारी भी लड़ाई है, सब लोग रोको. मतलब इन्होंने ऐसे फैला दिया एवरी वंस वॉर. इन्होंने ऐसे फैला दिया कि जैसे कोई बीमारी है कम्युनिज्म, या कोई बड़ा दानव आने वाला है पूरा दुनिया को खा जाने वाले. तो उसने एक नया मेथड किया, ऐसे करके एक ना ऐसे ग्लोब बनाया, ग्लोब ऐसे करके फोटोग्राफ आने लग गई कि कम्युनिज्म ना ऐसे पकड़ के उसको चबाने वाला है, खाने वाला है. तो कम्युनिज्म को, और उसको रोकोगे कैसे? अरे रोकने की बीमारी है का है ना इलाज क्या. तो मैंने ट्रूमैन साहब से पूछा, मैंने कहा भाई आप कैसे रोकोगे? तो बोला भैया डेमोक्रेसी से. तो डेमोक्रेसी अमेरिका की हो गई, बताओ, ये हो गई डेमोक्रेसी इन्होंने की, और बाकी सब हो गए कम्युनिस्ट.
तो इन्होंने एक नया मेथड बोला, इसको बोला कंटेनमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझने की कोशिश करो इसमें चक्कर क्या है। इसमें बोला कंटेन करेंगे। इन्होंने ये नहीं बोला, ये बहुत स्मार्टली था, इन्होंने ये नहीं बोला कि डिस्ट्रॉय करेंगे। जी डिस्ट्रॉय करना होता तो जाके सोवियत यूनियन पे अटैक करो ना, ना सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करना, कंटेन करना है, इसको फैलने नहीं देना। तो अगर यूएसएसआर एक कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे तो पहले तो उस कंट्री के साथ इनके नाते टूट जाएंगे कि तुम उनके खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ हो क्योंकि तुम उनके साथ हो। और दूसरा एक और तरीका ये था कि तुम नॉर्थ को तुम कंट्रोल करो, साउथ को हम कंट्रोल कर लेते। ऐसा ही हुआ 1950 में कोरिया वॉर के टाइम पे, तो 38th पैरेलल पर डिवाइड कर दिया, नॉर्थ उसका, साउथ हमारा। ऐसे ही बाद में वियतनाम के साथ हुआ, गए, सो वियतनाम के साथ 1954 में 17th पैरेलल पे नॉर्थ तो कम्युनिस्ट का, साउथ हमारा, ऐसे करके इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टोरी स्टार्ट बड़ी पुरानी हो गई थी, धीरे 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 सा। और ऐसा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, कहीं मेरी भाषा से ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं तुमको ये बात बोलूँ कि ये जितने भी हो रहा है ये सब अमेरिका से हो रहा है। सॉरी, ऐसी बात नहीं हो रही। ऐसा यूएसएसआर की तरफ से भी हो रहा था, वहां से भी कमी नहीं थी। उनका एक जो प्रेमियर था, जो चीफ था स्टालिन, उसने भी कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं थी। ओके, सो 1948-49 में एक बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ था। इतना उसने हैरेस कर दिया था कि वेस्ट के, जो वेस्ट तुम्हें मालूम है वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी में डिवाइड हो चुका था जर्मनी, तो इसने 4 दिन में भागो ऐसे वाला सिचुएशन हो गई थी, वरना मैं तुम्हें रिसोर्सेस नहीं दूंगा। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग विच वॉज नॉट टू बी हैपनिंग, लेकिन हो रहा था। इस दौरान एक बड़ा मेजर हादसा होते होते बचा, जो कि थैंकफुली एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। सो 1961 में, अब तुम मेरे ख्याल से, अब तुम बाद में जब बुक पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा दिया। तो 1961 अप्रैल में करीब करीब ना तुम रहते ना हम रहते ना हम ये किताबें पढ़ते। क्यों? क्योंकि करीब करीब एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। क्यों? क्योंकि अप्रैल 1961 में एक कमाल की बात हो गई। देखो, पहले तो हिम्मत की दाद दूंगा, किसकी? फिदल कास्ट्रो की। ये यूएसए एक सुपर पावर है, राइट? ये यूएसए ये सुपर पावर है, और ये एक और सुपर पावर है यूएसएसआर। तो कमाल की बात यह है कि फिडेल कैस्ट्रो एक छोटी सी कंट्री क्यूबा, छोटी सी कंट्री क्यूबा का प्रेसिडेंट है। वो इतनी छोटी सी कंट्री जो कि यूएसए के नेबरहुड में, साउथ ऑफ यूएसए में, लेकिन वो कम्युनिस्ट कंट्री थी। हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी इनकी। तो फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे और यूएसए के पड़ोस में बैठे हुए थे। तो यूएसएसआर को लगने लगा, यार पहले तो हम हिम्मत की दाद देंगे, राइट, पहले तो हम हिम्मत की दाद देंगे कि यार क्यूबा यहां पर बैठ के बिल्कुल बगल में यूएसए के, फिर भी कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन यूएसएसआर को चिंता होने लगी कि यार ऐसा ना हो जाए कि यूएसए जो है, ओके, जो यूएसए वो सो इस क्यूबा को खत्म कर दे, बिकॉज है तो वो एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्री ना। तो यूएसएसआर को लगा दोस्त की जरूरत है, दोस्त की हिम्मत की दाद तो दे दी, लेकिन उसको सहारा भी दे दो। तो निकिता क्रुश्चेव ने, जो कि प्रेमियर था ऑफ सोवियत यूनियन, उसने बोला क्यूबा में ना हम अपने सोवियत यूनियन की फोर्सेस का एक बेस बना देंगे, मिलिट्री बेस बना देंगे, थोड़ी गारंटी हो जाएगी कि भाई अमेरिका को कभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अमेरिकन को थोड़े टाइम के बाद पता चला कि ये सिर्फ बेस ही नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स आने वाली है। ओके, मिसाइल तो दिखी गई थी, अब इनको ये शक था कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है। अगर तुम इस मैप को देखोगे, जो कि यार वैसे कमाल की बुक है एनसीईआरटी, तो उस मैप के अनुसार अगर आप देखोगे तो करीब करीब हर अमेरिकन सिटी इनके टारगेट के या फिर रेंज में आती थी। अमेरिकन को तो टेंशन ही होने लगी। अमेरिकन ने सोचा लो, ओके, तुम ये तो बिल्कुल ही बाजू से मिसाइल क्राइसिस कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अमेरिकन इतने खतरनाक सिचुएशन के लिए ऑब्वियसली अलार्म्ड ही थे। जॉन एफ कैनेडी तब प्रेसिडेंट थे। जॉन एफ कैनेडी ने बड़ा स्टर्न मूव किया। इसको इसको अक्टूबर क्राइसिस बोला जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। द वर्ल्ड केम वेरी 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 क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर, बिकॉज जॉन एफ कैनेडी ने कसम खा ली थी कि यार ये किसी हाल में नहीं होने दूंगा। उसने अमेरिकन नेवी को बोला कि गलती से भी सोवियत, जो सोवियत शिप्स आ रही है उनको आने मत दो, अगर सोवियत शिप्स को रोकोगे तो वॉर होगा,
नहीं रोकोगे तो क्यूबा में मिसाइल है, रोकोगे तो न्यूक्लियर क्राइसिस हो जाएगा। मतलब यू सी हेयर एंड यू सी देयर, देयर वुड हैव बीन वॉर। पता नहीं क्या हुआ, या तो बैकग्राउंड में कुछ हुआ, या फिर भगवान ने हमको जिंदा रखना था, या दोनों की तरफ विजडम प्रिवेल होनी थी। कुछ तो अच्छा घड़ी आई कि ये लोग ने बोला चलो रहने दो, और सच सर्टनली एवरीथिंग गॉट सबसाइडेड। लेकिन डू यू रियलाइज कि लक पे ऐसे पूरी दुनिया चलना कोई समझदारी की बात तो थी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ और बहुत करीब हुआ। मैं तुम्हें थोड़ा सा और कनेक्शन दिखाऊं, जबकि वो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। सो ये वाली सारी सारी चीजें जब बाद में हुई, तो ये 1962 का क्राइसिस था एक्चुअली। सो 1962 में ये क्राइसिस होने लग गया था, राइट। और 1962 में ये अक्टूबर में हुआ। मतलब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ऐसे मेरा दिल कर रहा है। मेरे को दिल इसलिए कर रहा है बिकॉज ठीक ये उसी दौरान हुआ जब पूरी दुनिया क्यूबा की तरफ देख रही थी। तो 20 अक्टूबर ऑफ 1962 को, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। ओ, इसीलिए ये चाइना ने मौके का फायदा उठाया था। तो तुम समझो कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते टाइम और बुक पढ़ते टाइम तुम्हें सारी कनेक्शंस आनी चाहिए। चाइना ने इंडिया पर इसलिए अटैक कर दिया था बिकॉज वर्ल्ड उस तरफ देख रहा था, ओके, क्यूबा की तरफ, क्योंकि सब लोग बोले थे यार वहां पे हो रहा है, यहाँ पे वॉर को कौन देखेगा। एंड चाइना ने ऐसे मौके पर चौका मारा। सो दैट इज अ वेरी सैड थिंग, ओके। सो ये भी तुम्हें कनेक्शन, तो तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशंस को ऐसा साइलोस में नहीं पढ़ना होता, ओके। इसको आइलैंड्स में नहीं पढ़ना होता, आपको कनेक्ट करना होता है, ओके। आइदर वे, जो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था। तो एन इंपॉर्टेंट बात है, इस पैराग्राफ को देखो। कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर। इसमें रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic, social life. Western alliance headed by the US represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while Eastern alliance headed by Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. अच्छा तो तुम्हें लग ही रहा होगा, क्योंकि मैंने तुमको बातों बातों में बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी जिसको समराइज एनसीईआरटी ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से किया हुआ। तुम नोटिस करो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वॉर कभी भी हॉट वॉर नहीं हुआ, ओके। ये वॉर कभी हॉट नहीं हुआ। बहुत बार हम करीब करीब, ये जो हॉट वॉर वैसा होता क्या है वैसे किसी को नहीं पता, जैसे कोल्ड वॉर किसी को नहीं पता। लेकिन हॉट वॉर यानी कि एक्चुअली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुआ, आर्म्स रेस हुई, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। दोनों साइड पर इतनी सारे न्यूक्लियर वेपन्स बने जितना दैट वर्ल्ड कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लेकिन आर्म्स रेस हुई, मिलिट्री अलायंसेस बनी, नेटो बना। इन लोगों ने नेटो बनाया, ओके, 1949 में। और जब वेस्ट जर्मनी ने 1955 में नेटो ज्वाइन कर लिया, तो रशियंस को लगा यार ये तो और पंगा हो रहा है, तो उन्होंने वॉर्सो पैक्ट बनाया। इन लोगों ने डॉलर से मदद करनी स्टार्ट की। ये लोग जहां पे भी पैसे जरूरत देते थे वहां पर लोग पैसे दे देते थे, बोलते थे पैसे लो हमारे साथ हो जाओ। इसको डॉलर्स देते थे, इसको बोलते थे मार्शल प्लान। इसे यूरोपियन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बोला गया। कहते वर्ल्ड में इससे बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं था। फिर ऐसा नहीं था कि इन लोगों के, इनके पास कम थे रशियंस के पास, लेकिन फिर भी इन्होंने मोलोटोव प्लान किया, ओके। इन लोगों ने लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, इन लोगों ने कम्युनिज्म को प्रमोट किया, इन लोगों ने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, इन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया, ओके। तो ये लड़ाई झगड़े चलते ही जा रहे जाते हैं, और इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड मेनी अ टाइम्स केम क्लोज टू very major armed conflict, जैसे कोरिया वॉर 1950, they came very close. Vietnam again very close, okay, and so on and so forth, and later on of course in Afghanistan, जहां पर ये लोग डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं फेस कर रहे थे, कोवर्टली फेस कर रहे थे। दोनों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है एक दूसरे को यूटिलाइज कर रही थी, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो मैंने तुम्हें फोटोग्राफ दिखाया, अब देखो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, और तुम लोग इसको अब इंजॉय कर सकते हो। सो अगर तुम इसको देख सकते हो, तो ये है नेटो मेंबर्स, हाँ सर। तो ये जो येलो वाले हैं, हाँ सर, ये सब नेटो मेंबर्स है। और ये वॉर्सो पैक्ट है, मैंने तुम्हें बताया था वॉर्सो पैक्ट जो 1955 में बना, ओके। मैं अगर नेटो वालों को फोन करूंगा भाई तुमने क्यों बनाया, तो नेटो बोलेगा कैसी बातें करो, डर नहीं लगता हमको, ओके। हमको डर था सोवियत फोर्सेस अटैक करेगी।
अगर मैं वॉर्सो पैक्ट को वालों को बोलूंगा कि तुमने वॉर्सो पैक्ट क्यों बना, तो बोले हमें डर नहीं लगता, नेटो वाले हमको अटैक करेंगे। मैंने कहा अटैक दोनों ने ही करना नहीं था। ओके, दिस वॉज मियरली थ्रेट। ओके, लेकिन डर तो डर होता है। एवरीवन कुछ और भी इस तरह के अलायंसेस बने, और इसीलिए इसको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस बोला जाता है। तो देखो मैं तुमको सब पढ़ा ऐसे ही रहा हूं जो तुमको कनेक्ट हो रहा होगा, और दो पोल्स में इसको कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, तब तुम्हें एनसीईआरटी का फायदा, वरना तुम्हारे ऊपर से चले जाएगा एनसीईआरटी। सो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन दोनों चक्कर में आ गए, तो इसमें होमवर्क भी दिया हुआ है। ओके, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन दिख रही है। क्या दिख रही है? दिख रही है कि एक मैप में, इस मैप में तुम्हें दिख रहा होगा, इस मैप में ये येलो वाले सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड है। पता नहीं फर्स्ट वर्ल्ड क्या होता है। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब अमेरिकन लेड। ये सेकंड वर्ल्ड है। अच्छा जी, ये सेकंड वर्ल्ड हो गया। ये सब अपने ही वर्ल्ड बना रहे हैं। ओके, इनके अपने ही चल रहे हैं। इस दौरान इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 में। ओके, सो इंडिया ने एक नया ही रास्ता इख्तियार किया। नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के अनुसार, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी ने बोला ना, ना मेरे को फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि अमेरिकन लेड ब्लॉक को ज्वाइन करना है, ना मुझे सोवियत ब्लॉक को यूज करना है। तो एक नया ही कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट को आप ऐसे मत सोचो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा वर्ड नहीं था। बोले कि हम करेंगे, लेकिन हम इस पावर गेम का पार्ट नहीं बनेंगे। तो अमेरिकन से चारों तरफ उल्टे सीधे बातें कर रहे थे कि यार तुम हमें ज्वाइन कर लो, सोवियट्स बोले हमें ज्वाइन कर लो, हमने बोला ना हम इसको ज्वाइन करेंगे, हम उसको भी नहीं ज्वाइन करेंगे। दो अलायंसेस तो हो गए। खासकर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो ये अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी। ओके, जैसे इंडिया है। ओके, ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज थी, साउथ ईस्ट एशियन, फिर एक के बाद एक होती चली गई। उन लोगों ने एक नया ही रास्ता किया। ऑलराइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सबको समझ में आ रहा है, यस नो? तो यहां पर वर्ड आ गया नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, एंड ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तुम इसमें बैठे रहे। नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के अनुसार जो न्यूली डीकोलोनाइज, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उनको इस पावर की टसल में होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बोला तुम लोग स्टेट रीबिल्डिंग पे ध्यान रखो, तुम कल्चरल रीबिल्डिंग पे ध्यान दो, तुम अपनी इकोनॉमी को संभालो, तुम पीस के बात करो, तुम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को बचाओ, तुम विमेन राइट्स की बात करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में एक नया ही विचार था, और वो नया ही विचार था कि एशिया की बारी आनी चाहिए। ओके, बोध हो गया। तो रीसर्जेंट एशिया, क्या है ये? रीसर्जेंट एशिया, एशिया विल बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का की कोर कॉन्सेप्ट था। तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी तुम्हें याद दिखेगा। अब तुम्हें ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, सम ग्रेवन जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी बहुत सॉलिड बुक है, लेकिन तुम्हें खुद पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इन्होंने बोला कि हमें ना लेफ्ट जाना है ना हमें राइट जाना है, हमें एक नई दुनिया को देखना है, और न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ करना है। ओके, तो मैं तब तक तुम्हें ले जाता हूं जहां तक ये तुम्हें ये देखना है। देखो मैंने तुम्हें मार्शल प्लान बताया था, हाँ। यूरोपियन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, बर्लिन ब्लॉकेड बताया था, हाँ। कोरियन वॉर बता दिया, हाँ सर। फिर वियतनाम बता दिया, अमेरिकन इंटरवेंशन हो गया, सेंटो बता दिया, हाँ। सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। अब तुम्हें नोटिस हुआ, मैंने तुम्हें बोला था हमारा वॉर हुआ था। और सिमिलरली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर से वियतनाम, वियतनाम, सोवियत, अफगानिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां तक तो कहानी हमारी हो गई। इसको बोलते हैं पढ़ना। ओके, ऐसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को। ओके, ताकि तुम्हें एक पूरी पिक्चर भी समझ में आ जाए, और तुम्हें एक जनरल बर्ड आई व्यू भी समझ में आ जाए, और तुमको इनर डिटेल भी समझ में आ जाए। चलो वापस आते। सो ये वो कुछ 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 फोटोग्राफ्स है जो तुमको दिखाई दे रही है। ओके, इसमें एक मेजर फोटोग्राफ जो है, ओके, वैसे तो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं चाइना के बारे में, इसको फिर कभी हम डिटेल में करेंगे। चाइना ने अपने पत्ते बड़े अच्छे से खेले। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। ओके, लेकिन चाइना ने 1950s और 60s में उसने वॉर्सो पैक्ट नहीं ज्वाइन किया।
यूएसएसआर के साथ ये रीजनल बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में रहा, लेकिन फिर इनका और यूएसएसआर का थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। फिर इन लोगों ने गेम खेलनी स्टार्ट की। ओके, इन्होंने गेम खेलनी स्टार्ट की, और चाइना ने ये फोटोग्राफ बड़ी ऐसा स्टाइलिश दिखाई है, समझदार तो तुम हो ही, खुद ही समझ लो। चाइना ने बिना यूएसएसआर को पता है, जो कि उसका कम्युनिस्ट फ्रेंड था, उसने यूएसए के साथ दोस्ती कर ली, और ये ही है चाइना मेक्स ओवरचर्स टू यूएसए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना ने अपने पत्ते बड़े अच्छे तरह से खेले, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया था, राइट। सो चाइना ने इसका बड़ा सारा एडवांटेज हुआ, और वो स्टोरी फिर किसी और दिन डेंग जाओपिंग से, और कैसे उनकी लिबरलाइजेशन हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्यों चाइना, क्यों यूएस एक टाइम तक ताइवान को ऑपरेट मानना एक्सेप्ट कर गया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड एवरीथिंग। सो नैन्सी पेलोसी की सारी स्टोरी वो भी कनेक्ट होगी, बट सम अदर डे। वो एनसीईआरटी का पार्ट हो नहीं सकता, लेकिन इस एक कार्टून से तुम्हें वो कनेक्शन बड़ा पढ़ने वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। Either ways, so let's come back to non-aligned movement. नेहरू जी, सो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी आई, और नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखना। जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चली रही थी, अभी मार्च 1947 नहीं था, तो हमने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। ओके, तुम्हें वर्ड क्या याद रखना है सर, आपने अभी वर्ड यूज किया था रिसर्जेंट एशिया, फिर एआरसी हो गया, फिर हमने कोलंबो पावर्स एक्सेट्रा की हमने किया। हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह से अपने आसपास रीजनल कोऑपरेशन करें, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उनको हम साथ में रखें। इसी चक्कर में हमने कोलंबो पावर्स बनाए, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और फिर एक दिन हमने बांडुंग कॉन्फ्रेंस किया। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड फेमस हो गया, इनफैक्ट फेमस क्या हुआ, ये भी एक वेस्टर्न मीडिया ने किया था, कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। तो यहाँ पर साउथ साउथ सॉलिडारिटी स्टार्ट हो गई। साउथ साउथ सॉलिडारिटी मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज और बहुत सारी अदर एशियन कंट्रीज एज वेल एज अफ्रीकन कंट्रीज जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई, इन्होंने बोला कि चलो यार, हम लोग है ना ये पावर टसल से दूर रहते हैं, साथ साथ मिलके करेंगे। एंड फाइनली this Bandung conference became the foundation for what is called as non-aligned movement. So non-aligned movement actually कुछ दोस्तों की वजह से हुआ। दोस्तों की वजह से, यस। तो युगोस्लाविया के टीटो, इंडिया के ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के नासिर, और ऑब्वियसली इंडोनेशिया के सुकार्नो। ओके, ये एंड घाना के क्रोमा भी, ये पांच दोस्त जो थे, जो कि अपने अपने कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, इन लोगों का यही थॉट प्रोसेस था कि साउथ साउथ सॉलिडारिटी हो जाए। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये न्यूट्रलिटी है, ना मेरे भाई, ये कहीं से न्यूट्रलिटी नहीं थी। ये एक अलग ही फॉरेन पॉलिसी थी। इट वॉज नॉट न्यूट्रलिटी। इट वॉज नॉट कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इट वॉज कि मैं ना पहले में हूं ना मैं दूसरे में हूं, बट मैं तीसरे में हूं जरूर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये तीसरा रास्ता था, ये आराम का रास्ता नहीं था, ये तीसरा रास्ता था। तो ये मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ क्लास में कि भैया नॉन अलाइंड मूवमेंट न्यूट्रलिटी नहीं है। और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा, मैंने बड़ी बड़ी बुक्स में से पढ़ाया, मैंने सब जगह से पढ़ाया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है ये जानते हुए कि मेरे इस थॉट प्रोसेस को इससे इजी भाषा में किसी ने नहीं लिखा। मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैंने पता नहीं कौन कौन से रिसर्च बुक में से निकाला, लेकिन इससे इजी भाषा में कभी नहीं हुआ। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कॉल्ड एज आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। हम अलूफ नहीं थे, हम कंप्लीटली एंगेज थे। एंड दैट इज वाई नेहरूवियन पॉलिसी, ये मैंने जिनका नाम बताया था, तो ये चार दोस्त हो गए, जोसेफ ब्रिजो टीटो, जवाहरलाल नेहरू, फोटोग्राफ दिख रही है, ये है नासिर ऑफ इजिप्ट, ये सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, और क्रूमा की भी फोटो होनी चाहिए, ये लो आ गई।
ठीक है ना। तो अब समझ में आया तुम्हें कि कैसे पढ़ना होता है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट को इस तरह से हमने देखा, और एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को हमने रास्ता दिखा दिया। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर एक अलग ही कॉन्सेप्ट में आया था। ओके, तो सबको इंपॉर्टेंट बात ये बात समझ लेना, दैट इट वॉज नॉट अ सिचुएशन इट वॉज नॉट अ सिचुएशन कि आप न्यूट्रल थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इंडिया ने इसको सिटिंग डक की तरह नहीं लिया। इससे इंडिया को इंटरनेशनल स्टांस लेने में फायदा हुआ। ये हमारी एडवांटेज का था। रादर देन गेटिंग डिक्टेटेड बाय द सुपर पावर्स, हमने अपना स्टांस लिया, बिकॉज नॉन अलाइन मूवमेंट पर एक टाइम पर 120 कंट्रीज हो चुकी थी। इंडिया एक बैलेंस कर सकता था दूसरे सुपर पावर को, ये भी बड़ा है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है जिसमें बोला जाता है कि इंडिया वॉज एबल टू प्ले वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इसलिए इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी किया जाता था। सब लोग बोलते थे कि इंडिया जो है वो बहुत सारे जिस इशू पर वो हटना चाहता था, जी मेरे को कुछ नहीं बोलना, वो इंडिया हट जाता था, और इंडिया को जिस पे बोलना होता था वो नॉन अलाइन मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे बोलने लगता था। सो इन अ वे इट वॉज अ वेरी स्मार्ट वे। और दूसरी बात है, चाहे हमने गोवा में जब हमने लिबरेशन किया तब हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जब हमको आर्मी यूज करनी थी तब हमने की। एंड इनफैक्ट मैडम इंदिरा गांधी ने 1971 में फ्रेंडशिप ऑफ पीस ट्रीटी एंड कोऑपरेशन इन 71 विद यूएसएसआर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लिया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, बट वो सब क्रिटिसिज्म किसी और थे। एड वॉज अ स्ट्रैटेजी, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज अ स्ट्रैटेजी। हाँ, ये प्रिंसिपल्ड स्ट्रैटेजी, हमारी प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज हम पीस को मौका देना चाहते थे। हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमने भूत देखा हुआ था। वी डिड नॉट वांट दैट टू हैपन, एंड दैट इज व्हाई हम लोग स्टेट बिल्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करना चाहते थे। हम वेस्टेज ऑफ आर्म्स रेस पर, और आर्म्स रेस से मनी के वेस्टेज नहीं होते, आर्म्स रेस में रिस्क होता है। सो ये सारी चीजों पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम चाहते थे एशिया लाइट बने, एंड दैट इज व्हाई नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी टिल इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ये क्या बात हुई, 1962 के चाइना वॉर के बाद अचानक नेहरूवियन पॉलिसी कोलैप्स हो गई, एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो हमारा विश्वास था वो अचानक गिर गया। सो जो पंचशील जो फॉरेन पॉलिसी, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थी, जो बांडुंग में भी अडॉप्ट हुई थी, जो नॉन अलाइन मूवमेंट में भी अडॉप्ट हुई थी, अल्टीमेटली 62 के इस वॉर के बाद खत्म हो गई। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज ये सब हम लोग करेंगे जब हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी करेंगे। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सब आर्म्स कंट्रोल वगैरह सब कुछ क्यों जरूरी होता है। सो दिस इज हाउ यू स्टडी, और ये हुआ आज हमारा पहला चैप्टर, और मैंने एक एक पेज तुम्हारे साथ कर लिया है। आई होप तुमको इसका एडवांटेज होगा, और तुम अब जब बुक पढ़ोगे तो तुमको सारे कनेक्शंस आने लग जाएंगे। प्योर aha moment. I hope you have enjoyed this. We will join you in the next chapter. Till such time अपना फैसला कर लो, तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुम 1-to-1 पढ़ोगे तो तुम्हें कितना ह्यूज एडवांटेज होगा। RM courses are starting November 24th. Similarly, expedition batches are starting. Early bird prices का फायदा उठाओ. Use the code SIDLIVE. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.